ओके, तो लास्ट टाइम हमने 3 कार्डिनल सिम्टम्स देख लिए, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। अभी हम आगे के कुछ देखते हैं। ओके, वेरियस थिंग्स अबाउट डायबिटीज मेलाइटस। ये सब हमने देख लिया डायबिटीज मेलाइटस। ओके, देन टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1, टाइप 2, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। ये हमने स्टेज देख ली अलग अलग। ओके, प्री डायबिटिक मतलब किसी के रिलेटिव्स को डायबिटीज हो लेकिन उसको ना हो, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बट पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू डेवलप डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जीनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब किसी के फादर को हो लेकिन वो लड़के को अभी नॉर्मल ग्लूकोज है लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डायबिटिक्स या प्री डायबिटिक्स। लेटेंट डायबिटिक्स मतलब नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हो लेकिन स्ट्रेस हो, उस दिन ग्लूकोज हाई हो जाए। तो मतलब नॉर्मल ग्लूकोज हो लेकिन स्ट्रेस है, मान लो अभी एग्जाम है तो उस दिन उसको डायबिटीज जैसा पिक्चर दिखेगा, तो ग्लूकोज लेवल इज हाई एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो अगेन दिट इज अ लेटेंट डायबिटिक्स, अभी डायबिटीज नहीं है लेकिन फ्यूचर में इनको बहुत होने के चांस हाई रहते हैं। इसके बाद आता है क्लिनिकल डायबिटिक्स, मतलब इनको क्लियरली डायबिटीज होता है, सिम्टम्स भी होते हैं जैसे पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया सब कुछ होगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइपरटेंशन, रीनल इंजरी, गैंग्रीन, कॉमा, ओके, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें नहीं होगी, लेकिन पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, यूरिया ये सारे सिम्टम्स होंगे। एंड कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ मतलब इनको सिम्टम होने स्टार्ट हो गए, जैसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो गया, रेटाइना में डैमेज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, रीनल डैमेज, ये सब कुछ स्टार्ट होगा, इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़। इसके बाद हमने देख लिया टाइप 1। ओके, और इसके सिम्टम्स भी ये सब देख लिए, कीटोसिस क्यों होता है, ये सब कुछ आपको वापस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे होगे अच्छे से इंसुलिन, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद टाइप 2 में हम थोड़ा बहुत देखा, हमने मेन सिम्टम्स देख लिए, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। इसके अलावा टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 एक तो एज के बाद होता है, 40 एज के बाद, 50 to 60, लेकिन अगेन आई वांट टू रिमेंबर दैट कोई भी एज में ये हो सकता है, सेम विद टाइप 1 भी कोई भी एज में हो सकता है। यूजुअली ये यहाँ पे होता है, लेकिन ऐसा मान के मत चलना, रिपोर्ट करवा के चेक होने के बाद ही आगे जाना। ओके, तो टाइप 2 टिपिकली क्या है, इंसुलिन तो होता है लेकिन रिसेप्टर में प्रॉब्लम होता है, तो रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, तो रेजिस्टेंस टू द मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पे इंसुलिन होता है लेकिन रिसेप्टर खराब है, रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई टाइप 2 डायबिटीज होता है। क्या होगा इस कंडीशन में, धीरे धीरे इंसुलिन हाई अमाउंट में रिलीज होगा, क्योंकि इंसुलिन चाहता है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, तो हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज होता है। लेकिन 10 साल 20 साल के बाद इतना हाई अमाउंट ऑफ रिलीज इंसुलिन हो चुका होता है कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स खाली हो जाते हैं और उसके बाद इंसुलिन ऑलमोस्ट जीरो और डिक्रीज सिक्रीट होता है, एंड देन यू हैव टू गिव अगेन इंसुलिन एज अ थेरापी। तो फिर बाद में उनको इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन का, तभी क्योर हो पाएगा, क्योंकि बाद में पूरा इंसुलिन खाली हो चुका होता है 10 या 20 साल के बाद। ओके, क्लियर। तो अगेन मोस्ट पेशेंट्स आर ओबेस, क्योंकि ओबेसिटी में टिपिकली इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, तो ये पेशेंट्स मोस्टली ओबेस होते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइप 1 में पहले से ही उसमें इंसुलिन खाली होता है, तो पहले से इंसुलिन खाली होता है, उम्र भी लेस है, तो यूजुअली ये पेशेंट थीन होते हैं। ओके, तो पेशेंट्स आर यूजुअली थीन 1 वाइल टाइप 2 पेशेंट आर यूजुअली ओबेस। लेकिन अगेन ये फॉर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली आपको ये मानने चलना है, ये वाले ओबेस होते हैं, थीन लेस होते हैं, लेकिन कभी कभी थीन भी हो सकते हैं। ओके, तो मोस्ट कॉमन एंड अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ डायबिटीज पॉपुलेशन 40 ईयर्स के बाद में होता है, तो जुविनाइल नहीं है। सिम्टम्स बिगिन ग्रेजुअली एंड मे बी इग्नोर्ड, मेनी टाइम डायग्नोसिस इज मेड ऑन यूरिन एग्जामिनेशन विच शोज ग्लाइकोसूरिया। तो अगेन मैंने बोला वही, सिम्टम्स बहुत ही ग्रेजुअली मूव होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इंसुलिन होता है, रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, जीरो इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं है या लैक इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, तो पेशेंट इग्नोर करता है और 5 और 10 साल के बाद ही आपके पास प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा इंसुलिन लेवल आर ऑफन नॉर्मल और इवन इलेवेटेड। ओके, तो ऑफन नॉर्मल रहता है या इलेवेटेड होता है, लेकिन याद रखना 10 और 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये वापस बिलो नॉर्मल हो जाता है। तो इनिशियली नॉर्मल और इलेवेटेड, लेकिन 10 और 20 ईयर्स के बाद इंसुलिन पूरा खाली हो जाता है और लेस देन नॉर्मल हो जाता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव थेरापी ऑफ इंसुलिन इन दिस पेशेंट्स। ओके, एंड कीटोसिस इज नॉट वेरी कॉमन। तो यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट बनता है कि क्यों कीटोसिस होता है, हमने टाइप 1 में देखा था, क्योंकि अगर आप टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, यू कैन नॉट यूज ग्लूकोज, सो इफ यू आर नॉट यूजिंग ग्लूकोज यू आर यूजिंग फैट फॉर एनर्जी। इफ यू आर यूजिंग फैट फॉर एनर्जी देन द लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, विच आर द कीटोन बॉडीज, एसिटोएसिटिक एसिड,
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड एंड एसीटोन। तो ये तीनों बनते हैं, ये तीनों कीटोन बॉडी से, और ये एसिडोसिस करवाते हैं, जो उसको बोलते हैं कीटोसिस। लेकिन ये होने के लिए एब्सोल्यूट जीरो इंसुलिन चाहिए। ओके, अगर थोड़ा भी इंसुलिन प्रेजेंट होगा तो कीटोसिस नहीं होगा। आप समझ लो कि ऐसा नहीं है कि 100 इंसुलिन है तो कीटोन नहीं हो रहा, फिर 50 पे हो रहा है, 10 पे, ऐसा नहीं है। 100 पे भी नहीं होगा, 50 पे भी नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 0 पे ही सीधा होगा। तो ये ऑल और नन की तरह है, थोड़ा भी इंसुलिन का सिग्नल मिल जाता है, इतना जल्दी ये कीटोसिस होने वाला नहीं है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में यूजुअली कीटोसिस नहीं देखने मिलता, लेकिन बहुत ही लास्ट स्टेज हो जाए 10 और 20 साल के बाद, एट दैट टाइम यू मे सी कीटोसिस इन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। तो नॉर्मली टाइप 1 वाले में कीटोसिस होगा, नॉर्मली टाइप 1 में मेनली आप देखो कीटोसिस एंड एसिडोसिस होता है, और टाइप 2 वाले में कीटोसिस नहीं होता। लेकिन आप यही समझो कि टाइप 1 में कीटोसिस होता है और कीटोसिस की वजह से कॉमा हो जाता है। वैसे ही टाइप 2 में कीटोसिस नहीं होता, लेकिन एक और वजह है जो डिहाइड्रेशन होता है, हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन, उसकी वजह से कॉमा होता है। तो एक ही समझना है कि कॉमा टाइप 1 में भी होगा, टाइप 2 में भी होगा, लेकिन समझना है कॉमा एसिडोसिस की वजह से होता है टाइप 1 में, वाइल कॉमा टाइप 2 में होता है डिहाइड्रेशन की वजह से मेनली, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ता है तो ऑस्मोलारिटी बढ़ती है। मैंने आगे भी दिखा आपको पॉलीडिप्सिया में वही कंसेप्ट, ग्लूकोज इंक्रीज होता है तो ऑस्मोलारिटी भी इंक्रीज होती है, एंड पेशेंट डिहाइड्रेट होता है, एंड दैट्स वाई कॉमा में कभी कभी जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर कॉमा। ये दोनों को बहुत ही ट्रिकी वन है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों का सिम्टम्स कॉमा है, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट और दोनों का कॉज अलग अलग है। तो वह हम लास्ट में आगे डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट दीज टू कंडीशन, बिकॉज दिस इज मेनली सीन इन क्लिनिकल कंडीशन एंड दिस इज डेंजरस। पेशेंट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डाई, यू हैव टू ट्रीट दिस कंडीशन वेरी नाइसली। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज? मेन एक तो ये जीनेटिक होगा। ओके, तो दिस इज अ जीनेटिक डिसऑर्डर, जीनेटिकली होता है, और प्रॉब्लम क्या है? मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन कॉमनेस्ट आपको याद रखना है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से नॉट ओनली डायबिटीज़ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, इन सभी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सभी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यूजुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, so the decrease in insulin sensitivity impairs carbohydrate utilization and storage, and rising blood glucose and stimulating compensating increase in insulin secretion produces hyperinsulinemia. तो this is a key concept, रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। तो रेजिस्टेंस को क्योर करने के लिए थोड़े समय के लिए इंसुलिन की अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो बॉडी में इंसुलिन नॉर्मल से भी हाई होता है, तो हाइपर इंसुलिनेमिया दिखने मिलता है। लेकिन इसकी इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये टेम्पररी है। 10 और 20 साल के बाद इंसुलिन पूरा खाली हो जाएगा और लैक ऑफ इंसुलिन और जीरो इंसुलिन भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इन ओबेस क्या है? सम स्टडीज सजेस्ट दैट देयर आर फ्यू इंसुलिन रिसेप्टर एस्पेशली इन स्केलेटल मसल, लिवर, एडिपोज टिश्यूज इन ओबेस देन अ लीन सब्जेक्ट। तो पतले वाले में अच्छे रिसेप्टर होते हैं, ओबेस में बहुत ही लेस रिसेप्टर, एंड दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस अकर एंड डायबिटीज अकर। ओके, तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, सो दिस लीड्स टू अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ देखने मिलती है, जैसे ओबेसिटी, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन डायबिटीज मेलाइटस, देन हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ऑल द थिंग्स सीन टुगेदर। ओके, अदर रिस्क फैक्टर दैट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में अदर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हमने देखे वैसे ही। एक तो स्ट्रेस की वजह से भी इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस टिपिकली मतलब हाई स्टीरॉयड किस में होते हैं? टिपिकली कशिंग सिंड्रोम। ओके, सेम वे मैंने बोला था ग्रोथ हार्मोन भी ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन टिपिकली लाइक एक्रोमेगली। देन आपने एक वर्ड सुना होगा जेस्टेशनल डायबिटीज, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज किस में होता है? प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है, जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। क्योंकि जैसे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है ग्लूकोज को, वैसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी में एक हार्मोन आता है बीटा एचसीजी। ये हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, और प्लेसेंटा और सारे भी हार्मोन सिक्रेट करता है जो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलेगा। तो आप उसमें पढ़ लेना कि प्लेसेंटा सिक्रेट्स मेनी मोर हार्मोन्स लाइक बीटा एचसीजी एंड अदर हार्मोन, एंड दे हार्मोन्स आर एबल टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है, वैसे बीटा एचसीजी एंड अदर हार्मोन जो प्लेसेंटा सिक्रेट करते हैं, वो सब भी इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज, एंड दैट्स व्हाई डायबिटीज अकर। ओके, सेम जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वैसे ही एक आता है
ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रॉपिक हार्मोन, ह्यूमन सोमेटो, जैसे ये भी ग्रोथ हार्मोन सोमेटिक ग्रोथ करवाता है, तो ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि वो प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, तो उसमें भी सेम लाइक डायबिटीज हो सकता है। ओके, देन ऑल द कंडीशन लाइक ऑटो एंटीबॉडीज के जो इंसुलिन रिसेप्टर को मॉडिफाइड करते हैं, देन म्यूटेशन, देन हीमोक्रोमेटोसिस, टिपिकली कंडीशन जैसे मैंने बोला ब्रॉन्ज डायबिटीज होता है, वैसे आपको याद रखना है हीमोक्रोमेटोसिस, अलग अलग कंडीशन जिसमें टाइप 2 डायबिटीज होगा। ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, ड्यू टू मेटाबॉलिक अल्टरेशन ऑफ एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ इंसुलिन इफेक्ट्स दिस ऑल थिंग्स हैपन। तो पैथोफिजियोलॉजी में जो हमने पहले समझे हैं इंसुलिन की इफेक्ट्स वही सारी लिख देनी है। क्या होगा, ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, क्या समझना है, इंसुलिन से ग्लूकोज की एंट्री स्केलेटल मसल में होती है, ग्लूकोज की एंट्री स्केलेटल मसल में होगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेस हो जाता है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन नहीं होता तो ग्लूकोज की एंट्री नहीं होती, दैट्स वाई ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ये ट्रिकी कंडीशन है। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि यार डायबिटीज वाले थक क्यों जाते हैं, डायबिटीज में तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो उनको तो एनर्जी मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। थकना नहीं है आपको, आपको एनर्जी फील करने के लिए आपको ग्लूकोज नहीं चाहिए, आपको ग्लूकोज को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपका ग्लूकोज आपके स्केलेटल मसल और आपकी बॉडी यूज़ करेगी तो आपको एनर्जी फील होगी, लेकिन अगर आप ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर रहे और ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहता है तो हाइपरग्लाइसेमिया करता है। तो भले ग्लूकोज हाई है ब्लड में लेकिन टिश्यूज़ को नहीं मिल रहा, दैट्स वाई यू फीलिंग टायर्डनेस। ये सेम कंडीशन है जैसे आपके पास पैसे भले पड़े हो तो आपको लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे तो बहुत एंटरटेन मिलना चाहिए, पर फॉर एंटरटेनमेंट अगर आप मान लो 100 रुपये खर्चा करके मूवी देखने गए तो आपको एंटरटेन मिलेगा। बाद में आप बोलो कि अरे उसके तो 100 रुपये चले गए तो भी उसको एंटरटेन क्यों मिला, क्योंकि उसने 100 रुपये खर्चे करे मूवी देखने के लिए। जो भी पसंद है पैसे से वो काम करो तो आपको एंटरटेन मिलेगा, जो नहीं पसंद है वो पैसों से करोगे तो एंटरटेन नहीं मिलेगा। तो सेम वे पैसे अगर आप अच्छी चीज़ में खर्च करते हो जिससे मज़ा आए तो आपको मज़ा आएगा और पैसे खाली हो जाएंगे। सेम वे ग्लूकोज का भी वैसा ही है, ग्लूकोज नॉर्मल रहता है और एंटरटेन करता है तो थकान महसूस नहीं होती। लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या है, पैसे बस जेब में पड़े रहे हैं और वो कोई भी एंटरटेनिंग वाला काम नहीं करता तो उसको मूड नहीं बनेगा। सेम वे डायबिटीज़ वाले में ग्लूकोज बस बॉडी में पड़ा रहता है, ब्लड में पड़ा रहता है, लेकिन ग्लूकोज टिश्यूज़ में नहीं पहुंचता, दैट्स वाई वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाते और देन दे फील टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। ओके, द फर्स्ट सिम्टम इज हाइपरग्लाइसेमिया। नाउ दे आर नॉट यूजिंग ग्लूकोज तो उनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फैट। इफ़ दे आर यूजिंग फैट तो हमने ऑलरेडी देखा है फैट को यूज़ करने की वजह से कीटोन बॉडीज बनते हैं और कीटोसिस एंड एसिडोसिस हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने देखा है कि इंसुलिन नहीं है तो आप लिपिड को भी स्टोर नहीं कर पाओगे। तो आप देखो हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, तो अगेन यहाँ पर भी स्टूडेंट को लगता है अरे ट्राइग्लिसराइड तो टूटता है तो हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया क्यों हुआ, तो वही समझना है। ट्राइग्लिसराइड आपको एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है, अब इंसुलिन नहीं है तो आप एडिपोज टिश्यूज में उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे तो आपको ब्लड में लार्ज अमाउंट में हाइपर ट्राइग्लिसराइड में दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में हाई है, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज में स्टोर नहीं हो रहा तो आपके ब्लड में दिख रहा है। जैसे कोई पर्सन है जिसके पास करोड़ों की अमाउंट में पैसा पड़ा है, बैंक में पड़ा है, गोल्ड उसने खरीदा है, तो बाहर से आपको वो नहीं दिखेगा कि इतने पैसे वाला है। लेकिन कोई हो सकता है कि एक भी ज़मीन ना हो, एक भी गोल्ड ना हो, रहने को घर ना हो और जॉब में 15-20 हज़ार 25 हज़ार लेके घूमे तो आपको लगेगा अरे इसके पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है, उसके पास डिपॉजिट नहीं है। सेम वे अगेन डायबिटीज़ में होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में जो ट्राइग्लिसराइड का डिपॉजिट था वो नहीं होता, दैट्स वाई वो ब्लड में हाई लगता है पर एक्चुअली वो बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा, वो ओनली एंड ओनली ब्लड में दिखता है। दैट्स वाई यू आर लुकिंग लाइक अ हाइपर ट्राइग्लिसराइड में। सेम वे ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है वैसा ही ट्राइग्लिसराइड ब्लड में बढ़ता है, लेकिन एडिपोज टिश्यूज में एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज होता है। दैट्स वाई डायबिटीज वाला पेशेंट धीरे धीरे थीन होता जाता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज धीरे धीरे खाली होते जाते हैं, उसमें फैट नहीं होता। तो अगेन वही कंसेप्ट, ओबेस लोगों को डायबिटीज होता है लेकिन डायबिटीज आपको थीन बनाता है। ओके, और अब आप ट्राइग्लिसराइड नहीं बना रहे तो आप क्या बनाओगे, तो लीवर क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड बना रहा है लेकिन ट्राइग्लिसराइड तो टूट रहा है, तो लीवर फैटी एसिड को बाद में उसको कोई चारा नहीं है, बेचारे को मजबूरी में बनाने का पड़ेगा कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड। एंड यू ऑल नो ट्राइग्लिसराइड ठीक है स्टोर हो सकता है, लेकिन कोलेस्टेरॉल फिर वेसल्स में डिपॉजिट होता है एंड हार्ट अटैक, गैंग्रीन, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो अनफॉर्चुनेटली ट्राइग्लिसराइड नहीं हो रहा है स्टोर, दैट्स वाई फिर कोलेस्टेरॉल बनना स्टार्ट होता है एंड कोलेस्टेरॉल डिपॉजिटेड मेनली इन द ब्लड वेसल्स एंड दैट गिव्स यू स्ट्रोक,
then heart attack and gangrene and this all. Okay, then protein catabolism, सेम वे जैसे फैट भी टूटता है और ग्लाइकोजन भी टूटता है, उसी तरह से इंसुलिन नहीं होगा तो प्रोटीन भी टूटेगा और पेशेंट का प्रोटीन भी चला जाएगा, तो बोलते हैं प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। दैट्स वाई भी उसका वेट लॉस होगा, थीन दिखेगा, और प्रोटीन नहीं है तो एनर्जी नहीं है, ऐसे फीलिंग भी आएगी। देन हाइपरग्लाइसेमिया एंड को सीक्वेंसेस। ओके, तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ही हाई हो गया, ब्लड में ग्लूकोज हाई हो जाएगा तो ग्लूकोज हाई की वजह से डिहाइड्रेशन होगा। ओके, क्योंकि ग्लूकोज हाई है तो ऑस्मोलारिटी होगी और पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो डिहाइड्रेशन होगा, तो ब्रेन को इनफ डिहाइड्रेशन नहीं मिलेगा तो कॉमा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कॉमा। सेम वे ग्लूकोज यूरिन में चला गया तो डायूरेसिस होगा, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस, और हो जाएगा पॉलीयूरिया। तो ऑल दिस ग्लूकोज से क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो पाएगा, एंड ऑल दिस लीड्स टू इंक्रीज ग्लूकोज, एंड इंक्रीज ग्लूकोज कॉजेज पॉलीडिप्सिया एंड इंक्रीज ग्लूकोज गिव्स यू पॉलीयूरिया, एंड उसकी वजह से आपका सॉल्यूट्स चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाएंगे और डैमेज हो सकता है। ओके, सो पॉलीयूरिया कॉजेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द यूरिन, तो यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट चले गए। देन डिहाइड्रेशन भी कर सकता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉजेज डिहाइड्रेशन, दिस इज पार्टली बिकॉज ऑस्मोलारिटी एंड ऑल्सो ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो टिश्यूज का पानी भी ब्लड में आ गया तो ऑस्मोलारिटी की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, प्लस यूरिन में भी लार्ज अमाउंट में फ्लूइड बाहर चला जा रहा है तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो दिस बोथ कंडीशन, क्योंकि आईसीएफ का भी पानी आप खींच रहे हो और जो पानी खींचा है उसको यूरिन में भी बाहर फेंक रहे हो, तो दिस बोथ कंडीशन लीड्स टू डेंजरस डिहाइड्रेशन, और उसकी वजह से हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कॉमा भी होता है। ओके, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है, पॉलीफेजिया, देन पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, बाद में लॉस ऑफ बॉडी वेट भी होता है, ये सब हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, देन इम्पेयर्ड फैगोसाइटिक फंक्शन भी होगा, डायबिटीज वाला पेशेंट की इम्यूनिटी चली जाएगी, अच्छे से वो फैगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया को किल करने का काम नहीं कर पाएगा। देन हाइपर ऑस्मोलर इफेक्ट, ये सब भी हमने देखी है, लीड्स टू सीएनएस इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल फंक्शन एंड रिजल्ट इनटू नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कॉमा। तो कीटोटिक कॉमा होगा कीटोएसिडोसिस से टाइप 1 में, लेकिन यहाँ पे कीटोसिस की वजह से नहीं होता, क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कॉमा। बोथ कंडीशन आर वेरी फैटल, टाइप 1 में कीटोसिस फैटल, टाइप 2 में हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कॉमा फैटल। तो दोनों को अच्छे से ट्रीट करने पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो लास्ट में अगेन हम डिटेल इसका डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, और अभी आता है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन, इसको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी वन है और पेशेंट में नॉट ओनली ये कॉम्प्लिकेशन है लेकिन एज अ थेरापी और एज अ डायग्नोसिस भी इसका यूज होता है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स।